अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर चमल और आज हम बात करेंगे क्यूरीज के बारे में। बेसिकली क्यूरीज जो है हम सैटरडेज को एड्रेस करते हैं। बट द थिंग इज़ के कल मैं यूईटी के एक लिटरेरी इवेंट के ऊपर गया हुआ था, सो आई डिड नॉट हैव टाइम येस्टरडे। तो वो मैं आज रिकॉर्ड करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो सैटरडेज को हम आपकी क्यूरीज एड्रेस करते हैं। जो लोग जो बातें आप करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं उनके बारे में कोई क्वेश्चंस है आपके, उनको एड्रेस किया जाता है। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो। आप स्क्रीन पे क्वेरीज शेयर करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू एड्रेस दैम। जी, तो पहली क्वेरी है हमारे पास ये ऊपर के व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर इंस्पेक्टर एफआईए आफ्टर डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंस्पेक्टर एफआईए का जो रिजल्ट आया है वो सारा ओवरऑल है कि कितने लोग पास हुए हैं डिस्क्रिप्टिव में। 1000 समथिंग लोग हैं आई थिंक। ओवरऑल 149 सीट्स हैं, तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 1000 बंदा जो है वो क्वालिफाई किया, 1000 है या 1100 है, लेकिन सबका इंटरव्यू नहीं होगा। रीज़न इज़ के जो एफपीएससी की पॉलिसी है वो 1:3 की होती है फॉर इंटरव्यू पर्पसेस। तो एक सीट पे अगर उन्होंने 3 बंदे बुलाने हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अराउंड 450 पीपल और मे बी 460। और उनमें से भी जो पंजाब वाले हैं वो तो ऑलमोस्ट 400 से भी पहले जो है 380 कर लें या फिर 390 वहाँ तक पूरे हो जा रहे हैं पंजाब का जो कोटा है उसके मुताबिक। और उसकी अभी लिस्ट लगनी है। आप अगर उस नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ें तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इंटरव्यू पर्पसेस के लिए और डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए हम एक और लिस्ट लगाएंगे। आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज़ की स्केड्यूल आप बना के भेज देंगे। तो अभी वेट करें। अभी एक तो उसकी लिस्ट आएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएं, 10-15 दिन का टाइम उसमें होता है। फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद में भी उसकी नेक्स्ट इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट लग जाए तो उसमें फिर हम देखेंगे कि कहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, कब शुरू होते हैं और उनका पैटर्न क्या है। मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, सो आपने जाना कहीं भी नहीं है। ठीक है जी। दूसरी क्वेरी पे आते हैं कि वेरी डिमोटिवेटेड आफ्टर सी एस एस 2023 रिजल्ट, व्हाट टू डू। एक्चुअली ये मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज है जो कि पिछली अटैम्प्ट दे चुकी हैं या एक आई थिंक दी है उन्होंने, और अब उनको समझ नहीं आ रही क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जो ये पैनिक क्रिएट हो जाता है कोई भी रिजल्ट आने से, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है बच्चों को कि मेरे भी यही सब्जेक्ट हैं, मैंने लास्ट टाइम भी यही रखे थे, इस दफ़ा फिर वही हिट हो गए हैं, लोग फेल हो रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं अगर मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ जाती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो मैसेज मेरे पास फ़ोन पे खुला हुआ है, मैं फ़ोन से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि सर प्लीज़ कोई वीडियो अपलोड कर दें या वॉइस नोट। रिज़ल्ट के बाद ये एनर्जी ड्रेन हुई भी है। Although I did not appear this year, लेकिन I can feel I can revisit all the moments that I had last time. Please say some motivating words for all those suffering and struggling minds out there. एग्ज़ाम में 20 दिन हैं और एनर्जी लेवल 20%. I was all set before this, was doing everything to the best of my capacity, but now I'm doubting myself again and myself and my capacities again. What if? तो आई होप यू वॉन्ट माइंड डूइंग दिस फेवर टू मी एंड टू एवरीवन हु इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। तो ये उनका मैसेज था जी। अच्छा, इसमें बात ये है कि रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने लगा हूँ, माइंड ना कीजिएगा। और आई होप कि चलिए इसी के अंदर लिख लेते हैं जी। एक है लक फैक्टर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको रिकग्नाइज करते हैं या नहीं करते, बहुत ज़्यादा फैक्टर ये होता है। इसमें क्या आ जाता है कि देखिए आप एग्ज़ाम वाले दिन आप बेशक पूरी तैयारी से गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन ऑल ऑफ अ सडन कोई आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर रिक्शा ख़राब हो जाता है या बारिश आ जाती है, कुछ भी होता है, किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती, तो उस वजह से आपकी परफॉर्मेंस लो हो सकती है। तो मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा कि ये लक फैक्टर है। दूसरी एक और टाइप का लक फैक्टर है, वो ज़्यादा खतरनाक है एक्चुअली, वो है जी एग्जामिनर फैक्टर। ये क्या है कि एग्जामिनर में भी अच्छा, एग्जामिनर अपनी जानबूझ के ना करता हो लेकिन उससे करवाया जाता हो, एफपीएससी वाले उसको कह देते हो कि जी इतने बच्चे पास करने हैं, इससे ज़्यादा बच्चे हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एग्ज़ाम की जो मार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली करना शुरू कर देते हैं और फिर कोई एक दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो टारगेट होना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना टारगेट हुआ है। वो बेसिकली यही होता है कि उस
सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनर को हिदायत दी जाती हैं कि आपने ज़रा नंबर खींच के देने हैं, या फिर कुछ एग्जामिनर होते ही ऐसे हैं कि वो नंबर देते ही नहीं है, ठीक है। लाइक कुछ थोड़े से ज़रा यू नो सीरियस टाइप आप उनको कह सकते हैं, कोई और वर्ड में यूज़ करना नहीं चाह रहा, सीरियस टाइप अंकल्स जो कि बहुत ज़्यादा निराश हैं ज़िंदगी से, तो वो दूसरों को भी निराश करते रहते हैं, ये कह लें, ठीक है। तो ये फैक्टर खतरनाक है, इस चीज़ से आप बच नहीं सकते। द थिंग इज़ के देखें, फिज़िक्स की मैं एग्जांपल देता हूँ। फिज़िक्स इतने सालों बाद मैंने रखी फॉर द फर्स्ट टाइम, और हुआ क्या उसमें जनाब, पेपर 1 के अंदर 75 या 70 मार्क्स का एक ऐसे टॉपिक से सवाल आना आ गए जो कि एमएससी का टॉपिक था, और मेरे साथ एक और लड़की जो है वो बीएस फिज़िक्स थी, उसको भी नहीं था आता वो, ठीक है। तो पहले पेपर के बाद ऑलमोस्ट हम सारे ही रोने वाले हुए हुए थे, देखिए ये हमारे साथ हुआ क्या, हमने 1.5 साल मेहनत की फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स टेक्स 4 टाइम्स मोर एनर्जी एंड टाइम एंड एफर्ट एज कम्पेयर टू आईआर और पॉलिटिकल साइंस। तो यू कैन इमेजिन के हम पे उस वक्त क्या बीत रही होगी, ठीक हो गया। 5 साल उसका कभी पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, ना ही इस तरह हैphazardly सवाल आए हैं, लेकिन उस दफ़ा एग्जामिनर ने सरप्राइज कर दिया। ये हमारी किस्मत थी जी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अब हर एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो कि लगता है कि हिट हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। बहुत रेयर हैं जो कि बहुत स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हैं, या यूँ कह लें बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी तक हिट नहीं हुए। लाइक इकोनॉमिक्स है, अब अगर उसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपके नॉर्मल ही आएंगे। बाकी के जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जो हम में से हर बंदा ही ऑप्ट करना शुरू हो गया है, तो उनको अब आहिस्ता आहिस्ता टारगेट किया जा रहा है। यही हाल है कि अभी तक पॉलिटिकल साइंस टारगेट नहीं था हुआ इस दफ़ा, और लास्ट टाइम भी पॉलिटिकल साइंस पेपर बी जो है वो टारगेट हुआ, और बहुत लो स्कोरिंग रहा। किसी के 22 नंबर हैं, 35 हैं, 44 हैं, 41 हैं, बस इसी लाइन में रहे। तो ये चीज़ है। इसी तरह क्रिमिनोलॉजी है, एक दफ़ा पहले क्रिमिनोलॉजी हिट हो चुका था, फिर लोगों ने कहा कोई मसला नहीं, सिलेबस थोड़ा है और बाकी ये नंबर 1-2 साल ठीक भी दिए तो चल जाएगा, लेकिन क्रिमिनोलॉजी फिर हिट हो गया। यूरोपियन हिस्ट्री जो है आज तक टारगेट नहीं हुई थी, हमेशा 70+, 70s की रेंज में सुनते आए थे नंबर इसमें आते हैं अगर आपने अच्छा पेपर किया है, लेकिन इस दफ़ा यूरोपियन हिस्ट्री टारगेट हो गया, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि पेपर से पहले या फिर एग्जामिनर की चेकिंग से पहले आप किसी एक चीज़ की भी गारंटी किसी से भी नहीं ले सकते कि कौन सा सब्जेक्ट हिट होना है या नहीं होना। हाँ, हम अपने कुछ फैक्टर्स की बेस पे कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, या कुछ जो है ना सेफ्टी फैक्टर रख के तो अंदाजे से चूज़ कर सकते हैं, बट देन अगेन दैट इज़ ऑल्सो जस्ट आवर गेस। एंड पे क्या होना है वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो एफपीएससी की मर्जी है। ये ना हो कि हम 5-6 चॉइसेस को छोड़ के 7वीं चॉइस पे इसलिए जाएं कि ये सेफेस्ट है, ठीक है, और हमने बहुत सोच विचार के बाद वो वाला सब्जेक्ट रखा, लेकिन स्टिल एंड पे आके एफपीएससी कहे नहीं जी ये वाला सब्जेक्ट इस दफ़ा ज़रा ना इसको रगड़ा लगा दें, तो फिर भी दैट इज़ योर लक फैक्टर। वो उसमें आपने जितनी मर्जी डिसीजन मेकिंग में की हो सोच विचार, वो आपके काम नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आप ये कर सकते हैं कि अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करें, स्पेशली जो 100 नंबर वाले हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। 200 वाला जो है उसका फिर भी ये होता है कि कोई एक अगर उसमें से टारगेट है तो दूसरे में से नंबर लेके आप दोनों में से एटलीस्ट पास कर जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। लेकिन जो 100 नंबर वाले हैं उनको इस तरह से तैयार करें कि अगर वो टारगेट होता भी है फिर भी मेरे उसके एमसीक्यूज में से ऑलमोस्ट 20 में से 18, 20 में से 17 या इवन 16 तक नंबर आ जाए, और बाकी जो सवाल हैं उसमें से अगर वो मुझे 6-6, 7-7 भी देता है फिर भी मैं पास हो जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। तो दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी कि हमने पेपर पूरा करना है, पेपर बैलेंस्ड करना है। अगर आप सिर्फ 3 सवाल करके आ जाते हैं एंड यू एक्सपेक्ट टू पास, तो अगर वो सब्जेक्ट हिट हो गया तो फिर आप कभी भी पास नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप सवाल सारे करके आते हैं, बैलेंस्ड करके आते हैं, और आपके एमसीक्यूज भी 15-16 से ऊपर ठीक है, तो यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दैट सब्जेक्ट इवन व्हेन इट हैज़ बीन टारगेटेड। और ये सब के साथ होता है, ये किस्मत का खेल है, किसका कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो गया, किसका कौन सा सब्जेक्ट टारगेट नहीं हुआ। किसने सारे ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स रखे थे और उसका एक भी टारगेट नहीं हुआ, और किसने सारे ही जनरल सब्जेक्ट्स रखे थे फिर भी उसका एक भी टारगेट नहीं हुआ।
सही है। तो इस वक्त परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन द सेम बोट, यू आर इन द सेम रिवर एज एवरीवन एल्स, यू जस्ट हैव टू स्विम योर वे अक्रॉस। आपके हिस्से में कौन से पत्थर आते हैं, कौन सी मछलियां दरमियान में आती हैं जो आपको काटती हैं या फिर आपका रास्ता रोकने करती हैं, वो आपकी किस्मत है। दूसरा कोई बंदा जो है वो किसी दूसरी साइड से अगर होके निकला है एंड बाय चांस देर इज नो रॉक इन दैट वे, या फिर उस साइड पे उसको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, तो वो उसकी लक है। उसने भी पहले वो दरिया नहीं देखा था, उसने भी पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो दिस इज ऑल लक फैक्टर फॉर यू। सो आई होप कि नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन इससे डीमोटिवेट नहीं होना। अगेन सारों के लिए सेम रेस है, तो हम अपनी बेहतर करेंगे, दूसरों का हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं। और जब आप अपनी बेहतरीन करके आएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे टारगेट भी हुआ हो, आप पास हो जाएंगे, फिर आप ओवरऑल भी पास हो जाएंगे। ठीक है। सो स्टॉप वरिंग अबाउट द रिजल्ट, स्टॉप वरिंग अबाउट दीज थिंग्स, फोकस ऑन योर मेन सब्जेक्ट्स। जो की सब्जेक्ट्स हैं वो है एसे और प्रेसी, क्योंकि प्रेसी और एसे में बहुत ज़्यादा लोग इस दफ़ा फेल हुए हैं। उनके ऊपर लाजमी काम करें ताकि उनमें आप फेल वालों की लिस्ट में ना आए। उनको अगर आप पास कर जाते हैं, यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ पासिंग ओवरऑल। तो लाजमी उनको देखिएगा। और अगर आपने इवेल्युएशंस करवानी तो आपके पास मेरा नंबर इस वीडियो के शुरू में आ गया होगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर एसेज एंड प्रेसेस इवेल्युएटेड बाय मी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिली होगी, कुछ ना कुछ आपको अक्ल की बातें या फिर मेरा जो इंटरनल एनालिसिस कह लें या फिर डीप एनालिसिस वो आपको मिला होगा और ये आपके काम आया होगा। Stay tuned for more videos. Make sure you like and subscribe and share this video with all of your friends who are preparing for CSS 2024 or for CSS Special, ताकि वो भी डिमोटिवेट ना हो बल्कि इस चीज़ को समझ के एक्सेप्ट करके आगे बढ़े और अपना काम करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।